वेलकम टू ज्ञान सेतु। तो जैसे कि आप जानते हैं हम लोग लूसेंट के संपूर्ण इतिहास को यहाँ पर पढ़ना शुरू किए थे। इस कड़ी में हमने अध्याय 20 शुरू किया था संगम युग को, और पिछले की पार्ट 2 लेक्चर में हम लोगों ने इसको कंप्लीट कर लिया था। आज की लेक्चर पार्ट 3 है, जहाँ पर हम विगत वर्षों के प्रश्न पत्र को हल करने वाले हैं। टोटल लेक्चर की बात करते हैं तो 41 नंबर की लेक्चर है। पिछले की 40 लेक्चर अगर आप लोगों ने मिस कर दी हैं तो जा करके आप प्ले लिस्ट देख सकते हैं, वहाँ पर पूरी इसको अपडेट कर दी गई है। चलिए हम शुरू करते हैं अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पर संगम युग के। हाँ जी, तो हम आ चुके अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन हमसे पूछ रही है कि संगम शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो संगम शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है कवियों विद्वानों की एक परिषद, जहाँ पर सभी लोग अपना अपना कुछ लेख लिख करके, कुछ साहित्य लिख करके ले आकर सबको बताते हैं। तो कवियों या विद्वानों का ये परिषद होता था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वह चेर शासक कौन था जिसने कन्नगी के मंदिर का निर्माण करवाया था। तो कन्नगी मंदिर का निर्माण जो करवाया था उसको लाल चेर के नाम से भी जानते हैं, रेड चेरा भी उनको बोलते हैं। तो वो थे सेनगुटवन। कौन थे? सेनगुटवन, जिनको लाल चेर भी कहा जाता है, और इसी ने ही कन्नगी के मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिल भाषा के शिल्पाधिकारम और मणिमेखलाई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है। तो वह है बौद्ध धर्म से। किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। पढ़े भी थे वहाँ पर कि शिल्पाधिकारम और मणिमेखलाई, ये दोनों जो ग्रंथ है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानी गई है। तो संगम युगीन व्याकरण की रचना जो है वो है तोलकापियम। कौन? तोलकापियम। इसी को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तोलकापियम ग्रंथ किससे संबंधित है। तो तोलकापियम जो ग्रंथ है वो व्याकरण और काव्य से संबंधित है, और इसकी रचना करने वाले कौन थे। तो रचना करने वाले विद्वान थे तोलकापियर। तोलकापियर नामक विद्वान इसकी रचना किए थे, और ये किससे संबंधित है? तो व्याकरण और काव्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में लिखा गया है। तो धार्मिक कविताओं का संकलन जो है कुरल, वो लिखा गया है तमिल भाषा में। कौन से भाषा में? तो तमिल भाषा में। ऑप्शन बी इसकी राइट आंसर होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संगम युगीन राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया था। याद करिए, 3 संगम, प्रथम, द्वितीय और तृतीय, वो थे पांड्य राजा। कौन? पांड्य राजा के समय में ये तीनों संगम का आयोजन किया गया था। तो ऑप्शन सी इसकी राइट आंसर होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तमिल काव्य का इलियड किसे कहा जाता है। तो तमिल काव्य का इलियड कहा जाता है शिल्पाधिकारम को। ऑप्शन सी इसकी राइट आंसर होंगी, शिल्पाधिकारम। और तोलकापियम सबसे इम्पोर्टेंट है, बार बार बताते जा रहे हैं। इसके रचयिता है तोलकापियर, इनको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तमिल काव्य ओडिसी किसे कहा जाता है। तो तमिल काव्य ओडिसी जो है मणिमेखलाई को कहा जाता है। ऑप्शन डी इसकी राइट आंसर होंगी, मणिमेखलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुहार या फिर कावेरीपट्टनम की स्थापना किसने की थी। याद करिए, करिकाल को जिसको कहा जाता है, किसने 11 राजाओं को हराया था, और 11 राजाओं को हराने के बाद इसने कावेरी नदी के तट पर एक शहर का निर्माण करवाया था जिसे कावेरीपट्टनम भी कहा जाता है, और यहीं पर इसने अपना राजधानी भी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुजिरिस बंदरगाह किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था। क्वेश्चन पूछ रहा है मुजिरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था, चेर का, चोल का या पांड्य का। तो आप जानते हैं मुजिरिस चेर का बंदरगाह हुआ करता था। तो ऑप्शन ए इसकी राइट आंसर होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके संबंध में यह कहावत है, जितनी जमीन में एक हाथी लेट सकता है उतनी जमीन 7 व्यक्तियों की पेट भर सकती है। किसके बारे में ये कहा जाता है। तो ये कहा जाता है कावेरी डेल्टा के बारे में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसको कहा जाता है जितनी जमीन में एक हाथी लेट सकता है उतनी जमीन 7 व्यक्तियों का पेट भर सकती है। तो है कावेरी डेल्टा। ऑप्शन ए इसकी राइट आंसर होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संगम युग में उरई किसके लिए विख्यात था। तो संगम युग में आपको बताए थे उरई कपास के व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करता था।
कौन? तो कपास के व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तोलकाप्पियम की रचना किसने करी थी? तो तोलकाप्पियम की रचना कौन किए थे? तोलकाप्पियर। बी इसका राइट आंसर होगा बी। और ये मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम संगम आयोजन कहाँ हुआ था? 3 संगम हुए थे, आपको बताए थे। तीन प्रथम पूछ रहा है तो सुनेंगे। तो प्रथम संगम का आयोजन जो हुआ था वो हुआ था मदुरई में। कहाँ पर हुआ था? मदुरई। ऑप्शन ए इसकी राइट आंसर होंगी। आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्वितीय संगम का आयोजन कहाँ हुआ था? तो द्वितीय संगम का आयोजन हुआ था कपाटपुरम में। पहला हुआ था मदुरई में और दूसरा कपाटपुरम में। और अब आएगी तृतीय। तो तृतीय संगम के अध्यक्ष कौन थे पूछ रहा है यहाँ पर। तो ये थे नकीरर। ऑप्शन सी इसकी राइट आंसर होगी, नकीरर जो इसकी अध्यक्षता करे थे। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया था? तो ये ऋषि अगस्त्य के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया था। तो ऑप्शन बी इसकी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल शासक करिकाल का शासनकाल क्या था? तो चोल शासक जो करिकाल थे उनका शासनकाल 190 ईस्वी था। ऑप्शन बी इसकी राइट आंसर होंगी। 190 ईस्वी में चोल शासक करिकाल का शासन हुआ करता था। और यही करिकाल थे जिन्होंने 11 राजाओं को हरा करके और चोल शासक करिकाल का शासनकाल क्या था? तो 190 ईस्वी था। और इसी करिकाल ने 11 राजाओं को हरा करके और एक कावेरीपट्टनम, कावेरी नदी के तट पर इसी ने कावेरीपट्टनम नामक शहर बसाया और इसी कावेरीपट्टनम को अपनी राजधानी भी बनाया था। ये चोल शासक हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संगम काल में मन्नम और वेंदनम किसके लिए प्रयुक्त हुआ करते थे? तो मन्नम और वेंदन ये दोनों राजा के लिए प्रयुक्त हुआ करते थे। राजा को मन्नम और वेंदम कहा जाता था। तो ऑप्शन सी इसकी राइट आंसर हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिल्पाधिकारम के लेखक कौन थे? तो शिल्पाधिकारम के लेखक जो थे इलंगो अडिगल थे। ऑप्शन ए इसकी राइट आंसर होंगी। अच्छा, शिल्पाधिकारम ये एक बौद्ध धर्म से संबंधित पुस्तक हुआ करती थी। किससे? तो बौद्ध धर्म से संबंधित हुआ करती थी, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मणिमेखलाई के लेखक कौन थे? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मणिमेखलाई के लेखक कौन थे? तो ये थे शीतलेशतनार। बी इसकी राइट आंसर होंगे। शीतलेशतनार ये और मणिमेखलाई के लेखक हुआ करते हैं। थोड़ा यहाँ पर नाम टिपिकल आएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जीवक चिंतामणि के लेखक कौन थे? तो जीवक चिंतामणि के लेखक वो थे तिरुतक देवर। ऑप्शन ए इसकी राइट आंसर होंगे। तिरुतक देवर जो थे चिंतामणि के लेखक हुआ करते। ठीक, आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगम युग का वह राज जिसने रोम के सम्राट अगस्टस के दरबार में 20 ईसा पूर्व में एक दूत भेजा हुआ था। तो वो थे पांड्य। कौन? पांड्य। इन्होंने ही अगस्टस के दरबार में 20 ईस्वी में अपना एक दूत भेजा था। तो पांड्य राजा हुआ करते थे। ऑप्शन सी इसकी राइट आंसर होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चोल राज्य की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? चोल राज्य की राजधानी उरैयूर या पुहार हुआ करता था, परंतु बाद में करिकाल के समय करिकाल के समय इसकी राजधानी अब जो हो गई थी वो कावेरीपट्टनम हो गई थी। कावेरीपट्टनम, ध्यान में रखेंगे। ये शहर भी इसी ने बचाया था, करिकाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पांड्य राजा की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? तो पांड्य राजा की राजधानी जो है मदुरई हुआ करती थी। ऑप्शन बी इसकी राइट आंसर होंगी। पांड्य राजा की राजधानी मदुरई हुआ करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चेर राज्य का राजकीय चिन्ह क्या था? तो चेर राज्य का राजकीय चिन्ह था धनुष। क्या चिन्ह था? धनुष। ऑप्शन सी इसकी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चोल राज्य का राजकीय चिन्ह क्या था? तो चेर का धनुष था और चोल का बाघ था। चोल का क्या था? बाघ था। ऑप्शन बी इसकी राइट आंसर हो जाएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पांड्य राजा का राजकीय चिन्ह क्या था। तो पांड्य राजा का राजकीय चिन्ह कार्प या फिर मछली था। तो हमने बात किया क्या क्या चीज़, एक बार और सुनेंगे। यहाँ पर लिख कर बताते हैं। तो चेर का हमने जाना कि चेर का जो राजकीय चिन्ह हुआ करता था वो हुआ करता था धनुष, वो हुआ करता था धनुष। और चोल का राजकीय चिन्ह हुआ करता था बाघ, चोल का राजकीय चिन्ह हुआ करता था बाघ। और पांड्य वंश की राजकीय चिन्ह हुआ करती थी कार्प, या फिर कार्प को ही बोला जाता है मछली। तो ये मछली हुआ करती थी। तो चेर वंश का राजकीय चिन्ह धनुष, चोल वंश का राजकीय चिन्ह बाघ और पांड्य वंश का राजकीय चिन्ह कार्प या फिर मछली हुआ करता था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध संगम ग्रंथ कुरल के लेखक कौन है। तो कुरल के लेखक है तिरुवल्लुर, ऑप्शन ए राइट आंसर होंगी। ये तिरुवल्लुर जो है कुरल नामक एक संगम ग्रंथ के लेखक हैं। नेक्स्ट है संगम युग में मुर्गन किस देवता के सामने रखते थे। तो मुर्गन को कहा जाता था कि ये कार्तिकेय थे, भगवान शिव के पुत्र हुआ करते थे, इसी को मुर्गन कहा गया। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट अभी वर्तमान में इसी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुहार या फिर कावेरीपट्टनम किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था। तो चोल का। और इस कावेरीपट्टनम को बनाया कौन था, करिकाल, बनाया कौन था, करिकाल। और इसी ने अपना राजधानी उदयपुर से ट्रांसफ़र करके कावेरीपट्टनम में लगा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुरल को क्या कहा जाता है। तो कुरल को जो है तामिल भूमि का महाभारत कहा जाता है। तो सी राइट आंसर होगा कि कुरल जो है तामिल भूमि का एक महाभारत हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संगमकालीन अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से किस पर आधारित थी। तो संगमकालीन अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से वो कृषि पर आधारित थी। किस पर, कृषि पर आधारित थी। ऑप्शन सी राइट आंसर होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संगम काल में विदेशी व्यापार का सबसे प्रमुख केंद्र कौन सा था। तो संगम काल में विदेशी व्यापार का सबसे प्रमुख केंद्र अरिकामेडु हुआ करता था। तो ऑप्शन बी इसकी राइट आंसर होंगी। नेक्स्ट 36 नंबर क्वेश्चन, संगम साहित्य में प्रयुक्त वेलार शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता था। तो वेलार थे वो धनी किसानों को यहाँ पर कहा जाता था। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, धनी किसानों को इस समय बेलार कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेर राज्य का सबसे प्रतापी, चेर राज्य का सबसे प्रतापी शासक कौन हुआ। तो सेनगुटवन हुआ। इसके बाद आपका नेंदू जेरल आदन हुआ, उदाइन जेरल हुआ, अधिगमन जेरल हुआ। तो आप जानते हैं इस चेर वंश का सबसे जो प्रतापी राजा हुआ वो था सेनगुटवन। ऑप्शन ए इसकी राइट आंसर होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चोल वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था। तो चोल वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था करिकाल। ऑप्शन बी राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट 39 नंबर क्वेश्चन, संगम युग के दौरान युद्ध में वीर गति पाने वाले योद्धाओं की याद में लगाए जाने वाले पत्थर को क्या कहा जाता था। तो इस पत्थर को नडुकल या वीरकल कहा जाता था। नडुकल या वीरकल, जो भी सेना वीर गति को प्राप्त हो जाते थे उन्हीं के याद में एक पत्थर लगाया जाता था और उसी पत्थर को नडुकल या वीरकल कहा जाता था। और नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर की आज की लास्ट क्वेश्चन है, संगम काल में सर्वोच्च न्यायालय को क्या कहा जाता था। तो सर्वोच्च न्यायालय को इस समय मनरम कहा जाता था। ऑप्शन ए इसकी राइट आंसर होगी। तो बस यहाँ पर आपकी संगम पीरियड पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई और कल हम एक नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 21 नंबर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।